ठीक है। JBMO 1999 का ये सवाल है, बहुत ही शानदार ये सवाल है और उसका सोल्यूशन और भी ज़बरदस्त है, ठीक है। इन सारे नंबर्स A0, A1, A2, A3 से लेके A1999 में या फिर 7 इन आगे वाले नंबर्स में से किसी को डिवाइड ना करता हो। अगर आपको पता है कि 2 की पावर 3 कितना होता है तो आप बोलेंगे 8 होता है। अगर 8 में मैं डिवाइड करूं 7 से तो रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। अब बात कर लेते हैं एक परफेक्ट स्क्वायर, एक फैक्टोरियल, एक मल्टीपल ऑफ 3, है ना। 3 चीज़ें हमारे सामने और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, होप सो आप लोग बढ़िया होंगे, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, 5 मस्ट डू प्रॉब्लम्स पे बात करने वाले हैं IUQM 2024 के लिए। कौन सी ऐसी 5 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं नंबर थ्योरी चैप्टर से जो आपको आनी चाहिए, है ना, IUQM 2024 के पेपर में बैठने से पहले। तो आज उस 5 प्रॉब्लम से बात कर लेते हैं। होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे IUQM 2024 की। बात करते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, आज बेसिकली नंबर थ्योरी पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके आगे फिर, है ना, नेक्स्ट भी वीडियोस आएंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है फॉर ईच नॉन नेगेटिव इंटीजर n वी डिफाइन an इक्वल्स टू 2 to the power 3n प्लस 3 to the power 6n प्लस 2 प्लस 5 to the power 6n प्लस 2। फाइंड द GCD ऑफ द नंबर्स A0, A1, A2 से लेके 1999, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को चाहिए GCD, ठीक है। क्वेश्चन को क्या चाहिए, क्वेश्चन को चाहिए GCD, और GCD भी कौन से नंबर्स का। बेसिकली वो चाह रहा है कि आप A0, A1, A2 से लेकर के, ठीक है ना साहब, A1999 तक का, है ना, सारे टर्म्स जितने भी आएंगे, A0 में जो नंबर आएगा, A1 में जो नंबर आएगा, A2 में जो नंबर आएगा, एंड सो ऑन, 1999 तक जो भी नंबर्स आएंगे, उन सारे नंबर्स का आप GCD कैलकुलेट करके बता दो, ठीक है। JBMO 1999 का ये सवाल है, बहुत ही शानदार ये सवाल है और उसका सोल्यूशन और भी ज़बरदस्त है, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल होंगे इससे, तो चलिए करते हैं इस पर बात। सबसे पहली चीज़, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। तो भाई क्वेश्चन में AN इक्वल्स टू आपको एक टर्म दे रखी है ना, nth टर्म दे रखी है। तो आप क्या करिए ना, आपके पास ये जो nth टर्म है 2 to the power 3n, ठीक है, प्लस में 3 to the power 6n प्लस 2 प्लस में 5 to the power 6n प्लस 2, ठीक है ना। आपके पास में जो ये nth टर्म है, इस nth टर्म में आपने सबसे पहले, क्योंकि आपको यहाँ पे सबसे पहला नंबर दिख रहा है A0, ठीक है, तो आपने A0 कैलकुलेट करने की कोशिश की। तो A0 का मतलब है n के प्लेस पे 0 आप पुट करेंगे। तो जब n के प्लेस पे यहाँ, यहाँ और यहाँ 0 पुट करेंगे आप 3 जगह पे, तो आपको क्या पता चलेगा कि 2 की पावर 0 हो जाएगा, 3 की पावर 6 इंटू 0 विच इज़ 0 प्लस 2 विच इज़ 3 की पावर 2, एंड 5 की पावर 0 प्लस 2 यानी 5 की पावर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, क्या वैल्यू आएगा बताइए। 2 की पावर 0 इज़ 1, 1 प्लस 3 की पावर 2 इज़ 9, और ये कितना हो जाएगा 25, 9, 25 एंड 1 सब मिला के कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। पहला नंबर अपना 35 आ रहा है, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब हमारा थॉट प्रोसेस क्या कहता है, उसके ऊपर हम पैरेलली वर्क करते हुए चलेंगे, ठीक है। थॉट प्रोसेस क्या कहता है, उस पर पैरेलली वर्क करते हुए चलेंगे, ठीक है। अभी थॉट प्रोसेस क्या कहता है, ध्यान से समझिए। थॉट प्रोसेस ये कहता है कि थॉट प्रोसेस ये वर्क कर रहा है कि यार कहीं ना कहीं हमें इन सारे नंबर्स का GCD कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी इन सारे नंबर्स का GCD कैलकुलेट करना है तो डेफिनेटली हमें ये पता करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो A0 को भी डिवाइड करता है, A1 को भी, A2 को भी, A3 को भी, एंड सो ऑन A1999 को भी डिवाइड करता है, एंड वो अपने आप में सबसे बड़ा नंबर है। तो भाई अगर हम GCD निकालेंगे इन सारे नंबर्स का, तो इन सारे नंबर्स में से जो सबसे छोटा नंबर होगा ना, उसका भी GCD क्या होगा, डिवाइजर होगा। अब इन सारे नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन लगता है आपको, है ना। आप सोचिए, अगर यहाँ पे A0 कैलकुलेट किया है तो ये 35 आया है, A1 कैलकुलेट करूंगा यानी यहाँ पे हर एक नंबर में n की जगह पे, स्मॉल n की जगह पे 1 डालूंगा तो बड़ा नंबर आएगा, 2 डालूंगा तो और बड़ा नंबर आएगा, 3 डालूंगा तो और बड़ा नंबर आएगा, 4 डालूंगा तो और बड़ा नंबर आएगा, यानी सबसे छोटा नंबर जो है वो कौन है, 35 है। इन सारे नंबर्स A0, A1, A2, A3 से लेके A1999 में सबसे छोटा नंबर जो है वो A0 है, ठीक है। अब A0 सबसे छोटा नंबर है, इसका मतलब आप ये समझिए कि सबसे छोटे नंबर जिसमें ये GCD का डिवाइड जाएगा वो 35 है ना। अगर मैं एक बार के लिए मान लूं कि ये K है ना, ये GCD क्या है, K है, तो इसका मतलब थॉट प्रोसेस ये बोलेगा कि K जो होगा ना वो डिवाइड करेगा 35 को ना। अभी K अगर 35 को डिवाइड करेगा, है ना, K
जिस सबसे छोटे नंबर को डिवाइड करता है वो 35 है और k 35 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 35 के फैक्टर्स अगर आप सोचेंगे क्या क्या हो सकते हैं, तो 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप सोचने जाएंगे कि सर 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो आपको पता चलेगा 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, k या तो 5 हो सकता है या 7 हो सकता है या फिर 35 हो सकता है ना। हो सकता है कि k 35 हो तो 35 से 35 में पूरा पूरा डिवाइड जा रहा हो, है ना, या फिर हो सकता है k का वैल्यू 7 हो, k का वैल्यू 5 हो। अभी कैसे डिसाइड करें कि k का वैल्यू 35 से बड़ा नहीं होगा? भाई देखो, k का वैल्यू अगर 35 से बड़ा हुआ तो डेफिनेटली a0 में 35 से बड़े नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा, तो k का वैल्यू 35 से तो बड़ा नहीं हो सकता, है ना। k का वैल्यू जो भी होगा 35 या 5 या 7 में से ही कुछ होगा। अब हमें क्या चेक करना चाहिए कि अगर k का वैल्यू मान लो 35 ना हो, है ना, तो उसकी वजह ये होगी कि या तो 5 जो है वो इन आगे वाले नंबर्स में से किसी को डिवाइड नहीं करता हो, या फिर 7 इन आगे वाले नंबर्स में से किसी को डिवाइड ना करता हो। तो अभी हम चेक करते हैं कि क्या 5 आगे वाले नंबर्स में से किसी को डिवाइड करता है, चेक करते हैं ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आगे वाले नंबर्स में से, ठीक है ना, a0 के बाद में मैंने a1 कैलकुलेट किया। a1 कैलकुलेट किया तो क्या आया, 2 की पावर, है ना, यहाँ पे कितना आएगा 3 इंटू n है, n की जगह 1 डालो तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, 3 की पावर हो जाएगा 6 × 6 + 2 यानी 3 की पावर 8, और फिर आगे 5 की पावर भी 8। अभी मैंने सोचा कि क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है, रिमाइंडर निकालते हैं 5 से डिवाइड करने में। तो 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है, 3 की पावर 8 जो है उसको हम 3 पावर 4 इंटू 3 पावर 4 दो बार लिख सकते हैं, तो उसको 81 इंटू 81 लिख देंगे, ठीक है ना। और प्लस में 5 की पावर 8 जो है उसको एज इट इज रखा। मुझे पता है कि अगर इसमें 5 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि ये 5 ही है ना, 5 की पावर है, 5 से 5 कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसमें अगर 5 का डिवाइड करोगे तो 80 में तो डिवाइड चला जाएगा, 1 रिमाइंडर इससे बचेगा, 1 रिमाइंडर इससे बचेगा, तो 1 इंटू 1 यहाँ पे रिमाइंडर 1 हो जाएगा, ठीक है। और इस टर्म में अगर 5 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिमाइंडर 3, यहाँ से रिमाइंडर 1, यहाँ से रिमाइंडर 0, ठीक है। तो बेसिकली तीनों रिमाइंडर्स को जब आप ऐड करोगे तो पता चलेगा आपको कि a1 जो है बेसिकली जो कि 2 पावर 3 प्लस 3 पावर 8 प्लस 5 पावर 8, ठीक है ना, इज कॉन्ग्रुएंट टू, है ना, कितना 3 + 1 + 0 विच इज 4 मॉड्यूलो 5। आपको ये समझ में आएगा कि 5 से डिवाइड करने पे a1 वाली जो टर्म है जिसमें अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी ये टर्म 5 की मल्टीपल नहीं है। और अगर ये टर्म 5 की मल्टीपल नहीं है तो इस पूरे का जीसीडी जब हम निकाल रहे होंगे तो उस जीसीडी में, है ना, 5 नहीं आ सकता, क्योंकि 5 इस a1 टर्म को डिवाइड नहीं करता। तो अब आपको क्या लगता है 35 जीसीडी हो सकता है? नहीं हो सकता, 35 जीसीडी नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जीसीडी की अब वैल्यू क्या रही कि जीसीडी की वैल्यू 7 हो सकती है ना, दिस इज माइट बी पॉसिबल। अब जो लास्ट केस बचा है कि जीसीडी की वैल्यू 7 हो सकती है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, है ना। नाउ जीसीडी कैन बी 7 ना, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, लेट्स चेक फॉर 7, लेट्स चेक द कंडीशंस फॉर 7, ठीक है। अब हम 7 के लिए कंडीशन चेक कर लेते हैं ना, 7 के लिए हम कंडीशंस चेक करते हैं ना कि क्या 7 इसका जीसीडी हो सकता है। अगर 7 जीसीडी होगा तो डेफिनेटली 7 a0 a1 a2 a3 से लेके 1999 सबको डिवाइड करेगा। अब कैसे चेक करें इस चीज़ के लिए, तो भाई पहले सोचा कि भाई अगर मैं इस जनरल टर्म के लिए ये प्रूफ कर दूं, जनरल टर्म जो कि 2 की पावर 3n प्लस 3 की पावर 6n + 2 और प्लस 5 की पावर भी 6n + 2 जो है, अगर ये जनरल टर्म 7 से डिविजिबल मैं प्रूव कर दूं तो जीसीडी की वैल्यू 7 हो जाएगी। अब जनरल टर्म को 7 से डिविजिबल अगर प्रूव करना है तो इंडिविजुअली इन तीनों टर्म्स में मैं 7 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को कैलकुलेट करना चाहूँगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहली चीज़ जो सोची वो ये सोची कि यार अगर आपको पता है कि 2 की पावर 3 कितना होता है तो आप बोलेंगे 8 होता है। अगर 8 में मैं डिवाइड करूँ 7 से तो रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। तो मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 7। आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने दोनों साइड पावर n रेज कर दी तो पता चला कि 2 की पावर 3n जो होगा उसमें जैसे ही आप डिवाइड करोगे 7 से तो उसमें भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। बिल्कुल सही बात है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर मैंने बोला कि इसके बाद अगली बात मैंने ये बोला कि अगर आपको पता है कि 3 की पावर 6 है ना वो कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मॉड्यूलो 7 के। एक बच्चा बोलेगा सर समझ नहीं आया, तो मैं उसको बोलूँगा बेटा बहुत ध्यान से सुन, है ना।
फर्मेट्स लिटिल थ्योरम अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात है ना, फर्मेट्स लिटिल थ्योरम पता है तो बहुत बढ़िया बात है। फर्मेट्स लिटिल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है कि a की पावर n माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो n, है ना, याद है। यहाँ पे n क्या होना चाहिए? यहाँ पे n प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है, n क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए, और a और n का जो जीसीडी होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो भाई 3 और 7 का जीसीडी कितना है? 1 है, ठीक है ना। 3 और 7 में कोई भी कॉमन नंबर का अदर देन 1 डिवाइड नहीं जाता है, और 7 प्राइम नंबर है। दैट्स वाई आई कैन से दैट कि 3 की पावर, है ना, 7 माइनस 1 यानी 6 जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मॉड्यूलो 7 के। ये बात आप फर्मेट्स लिटिल थ्योरम से भी बोल सकते हो, और आप चाहो सेफ साइड खेलना तो आप इसको यूलर टोशन थ्योरम यानी यूलर्स थ्योरम से भी बोल सकते हो ना। आप ये भी बोल सकते हो बाय यूलर्स थ्योरम, है ना, यूलर्स थ्योरम। आप ये बोल सकते हो कि 3 की पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 7, और अगर ऐसा है तो दोनों साइड पावर n रेस करोगे तो इस 3 की पावर 6n भी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? 1 मॉड्यूलो 7 के। फिर इतनी ही देर के बाद में एक बच्चा बोलेगा कि सर फिर दोनों साइड 3 की पावर 2 का मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ 3 पावर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पावर 6n प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती है। और इधर भी 3 की पावर 2 जैसे आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे, 3 पावर 2 कितना होता है? 9। 9 जब आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, 9 में आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा, तो 2 मॉड्यूलो 7 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा सर सेम चीज़ तो मैं फिर 5 के लिए भी कर सकता हूँ। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि 5 की पावर 6 जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मॉड्यूलो 7 के। बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 और 7 का जीसीडी कितना है? 1 है ना। तो इसमें भी यूलर्स थ्योरम लग जाएगी, तो आप बोलेंगे कि 5 पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 7। और अगर ऐसा है दोनों साइड पावर n रेस करेंगे आप, तो 5 की पावर 6n वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 7, ठीक है। पावर n रेस किए तो 1 की पावर n यानी 1 को 1 से n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 1 ही आएगा। और दोनों साइड 5 पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पावर 6n प्लस 2 दैट वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू 5 पावर 2, ठीक है ना, मॉड्यूलो 7। अब 5 पावर 2 कितना होता है साहब? 25। 25 में 7 से डिवाइड करोगे, 25 में 7 से डिवाइड करोगे तो 7 के 21, रिमाइंडर 4 बचेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि 5 की पावर 6n प्लस 2 में जब आप डिवाइड करोगे 7 का, यानी 25 में 7 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। सर हम तीनों को जोड़ देते हैं ना, ठीक है ना सर, एक तो ये, एक ये और एक ये, ठीक है, तीनों को जोड़ देते हैं ना। तो बाय एडिंग दीज 3, है ना, मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये इंप्लाई करेगा कि 2 की पावर 3n प्लस में 3 की पावर 5n प्लस 2 और प्लस में 5n नहीं 6n, ठीक है ना, 6n प्लस 2, ठीक है, और 5 की पावर भी 6n प्लस 2। जब इन तीनों को ऐड किया, ठीक है ना साहब, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया साहब किसके? यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? 1, यहाँ पे रिमाइंडर 2 और यहाँ पे रिमाइंडर 4। 1 प्लस 2 प्लस 4 मॉड्यूलो 7। इसका मतलब क्या है? ये पूरी टर्म क्या हो गई साहब? ये अपना an बन गया। तो an कॉन्ग्रुएंट हो गया साहब किसके? 1 प्लस 2 प्लस 4 कितना हुआ? 7 हुआ। 7 में 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मॉड्यूलो 7। तो इसका मतलब क्या है कि an जो कि बेसिकली nth टर्म है इस सीक्वेंस की, है ना, इस सीक्वेंस की nth टर्म है, इस सीक्वेंस की हर एक टर्म 7 की मल्टीपल है, क्योंकि 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो दैट मीन्स इट इम्प्लाइज दैट कि 7 इज द जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ किसका साहब? A0, A1, A2 से लेकर के कहाँ तक? A1999, ठीक है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही अमेजिंग सवाल था और बहुत ही अमेजिंग इसकी अप्रोच थी, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल पे, है ना, बहुत ही जहरीले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और अलग जहर के साथ पेश है आपके सामने, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन विच इन्वॉल्व्स फैक्टोरियल, राइट, है ना, फैक्टोरियल भी है और बेसिकली डायोफेंटाइन इक्वेशन जैसा क्वेश्चन दिख रहा है, डायोफेंटाइन इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है, बट इसमें फैक्टोरियल भी है और साथ में एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म भी है ना, ठीक है, और साथ में सामने जो बैठा है वो प्राइम है ना, डेडली कॉम्बिनेशन है ना। दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, और उसके अलावा अगर देखा जाए ये फैक्टोरियल वाला टर्म हो गया ना, और ये क्या है? ये प्राइम नंबर है साहब, है ना, 2001 क्या है? प्राइम नंबर है ना। क्या लगता है प्राइम नंबर है 2001? नहीं, प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी माय बैड, ये प्राइम नंबर नहीं है ना। दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3 है ना, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, मिस्टेक हो गया है ना, 2003 समझ लिया मैंने इसको, ठीक है, 2001 है ये, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 3। अब बात कर लेते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर, एक फैक्टोरियल, एक मल्टीपल ऑफ 3, है ना, 3 चीज़ें हमारे सामने, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। तो फैक्टोरियल इन्वॉल्व करने वाली डायोफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक अप्रोच है वो आप ध्यान रखें, सेलेक्टिंग
थॉट प्रोसेस इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए हमेशा। डायोफेंटन इक्वेशन का अगर क्वेश्चन है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस रखना है हमें वो इस चीज़ पे रखना है, सेलेक्टिंग करेक्ट मॉड, सेलेक्टिंग करेक्ट मॉड, ठीक है ना। मॉड मतलब कॉन्करेंसो मॉड्यूलो वाला मॉड। सेलेक्टिंग करेक्ट मॉड will provide the unique way of solving question, unique way of solving given problem in few seconds, ठीक है। तो क्या करना होगा सर, क्वेश्चन तो सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा आपके हिसाब से, है ना, क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा आपके हिसाब से। तो क्या करना है हमें, तो आरएमओ इनमो इन एग्जाम्स में बहुत सारा टाइम मिलता है, तो उस बचे हुए टाइम का क्या करना है, बचे हुए टाइम में मॉड सेलेक्ट करना है कि कौन से पर्टिकुलर मॉड्यूलों को सेलेक्ट करें कि क्वेश्चन एक बार में ढेर हो जाए ना। इसके ऊपर दो चीज़ों पे बात करेंगे, एक क्वेश्चन भी है, एक और क्वेश्चन भी है जिसमें भी हम करेक्ट मॉड की बात करेंगे, ठीक है। अभी इसमें क्या सोचा, ठीक है ना साहब, क्या सोचा, बहुत सारे मॉड ट्राई किए, बहुत सारे मॉड क्या किए, ट्राई किए, बहुत सारे अलग अलग मॉड्स ट्राई किए। मॉड्स ट्राई करने के बाद में ना, ठीक है, डायरेक्टली मैं कमिंग टू द करेक्ट मॉड, है ना। अब आप बोलोगे कि सर आप डायरेक्टली करेक्ट मॉड पे आ गए तो हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग मॉड से आप क्वेश्चन को ट्राई करिए, है ना। मॉड्यूलो 5 पे ट्राई करिए, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 पे, है ना। और वैसे इस क्वेश्चन में तो रिवर्स ऑर्डर में आना है ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्राई किया, ठीक है, व्हाट आई हैव ट्राइड, ठीक है। मैंने दो केसेस बना लिए, केस 1, क्योंकि यहां पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो इसका रिजल्ट तो पॉजिटिव है, और ये y फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल सिर्फ नेचुरल नंबर्स का निकलता है ना, इस स्टैंडर्ड तक यही ध्यान रखना है। तो नेचुरल नंबर्स का फैक्टोरियल निकलता है, तो y नेचुरल नंबर है, x जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। तो अभी मुझे ये चीज़ तो क्लियर है कि इस पॉजिटिव नंबर में से मैंने माइनस किया कोई एक पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना साहब, तो रिजल्ट 2001 आ गया, ठीक है ना साहब। अब इसका मतलब ये नहीं है, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि एक्स स्क्वायर कितना बड़ा होगा या वाई फैक्टोरियल कितना बड़ा होगा, बट हाँ करेक्ट मॉड से इस चीज़ को हम ट्रेस कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया केस 1 में कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है ना, y जो है वो 7 या उससे बड़ा है ना, ये मैंने अज्यूम कर लिया। अब दो ही केस बनते हैं यहाँ पे, या तो y 7 या उससे बड़ा है, या फिर केस नंबर 2, ठीक है ना साहब, कि y जो है वो 7 से छोटा है, ठीक है। दो ही केस बनेंगे ना, y नेचुरल नंबर है, या तो y 7 या उससे बड़ा मान लो, या फिर 7 से छोटा होगा, दो ही केस बनेंगे। पहले केस पे बात कर लेते हैं, अगर y 7 या उससे बड़ा है, ठीक है ना, तो अगर y 7 या उससे बड़ा है तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा वो 7 फैक्टोरियल या उससे बड़ा, उससे बड़े नंबर का फैक्टोरियल आएगा, बड़े नंबर का फैक्टोरियल आएगा। अब अगर बड़े नंबर का फैक्टोरियल आएगा तो दो चीज़ें दिमाग में आएंगी, तुरंत दो चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए। पहली चीज़ कि सर 7 फैक्टोरियल या उससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल, यानी 8 फैक्टोरियल या 9 फैक्टोरियल या 10 फैक्टोरियल या 11 फैक्टोरियल, है ना, कुछ भी आए सर, 100 फैक्टोरियल, 150 फैक्टोरियल, कुछ भी आए, उस फैक्टोरियल के एक्सपेंशन में, उस फैक्टोरियल को जब आप एक्सपेंड करोगे, जैसे 7 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करोगे तो आपको पता चलेगा 1 इंटू 2 इंटू से लेकर के 7 तक के नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट ये है। 8 फैक्टोरियल में 1 इंटू 2 इंटू से लेकर के 7 इंटू 8, है ना, ये इसका एक्सपेंशन है। 9 फैक्टोरियल में 9 तक के नेचुरल नंबर आएंगे 1 से लेके, है ना। 10 फैक्टोरियल में 1 से लेके 10 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा, है ना। 11 फैक्टोरियल में 1 से लेके 11 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा। और इस चीज़ में सबसे बड़ी कॉमन बात यह है कि 7 फैक्टोरियल या उससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल आए उस सिचुएशन में, ठीक है ना, जो y फैक्टोरियल होगा ना उसमें 7 का डिवाइड बड़े आराम से जाएगा, y फैक्टोरियल 7 से डिविजिबल रहेगा। ठीक है सर, मान गए आपकी बात, y फैक्टोरियल में 7 का डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस y फैक्टोरियल को मैं उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 2001 प्लस y फैक्टोरियल, है ना, ये ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल सही, सही कह रहे हो सर आप, ऐसा ही हो जाएगा। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा, किस चीज़ के कॉन्ग्रुएंट होगा भाई, ये बताना है आपको, ठीक है ना, मॉड्यूलो 7,
किस चीज़ के कॉन्ग्रुएंट होगा? सोचते हैं सर y फैक्टोरियल में तो 7 का पूरा भाग जा रहा है, तो वहाँ से तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब बचा 2001, तो 2001 में मैं डिवाइड कर लेता हूँ साहब, किसका? 7 का डिवाइड कर लेता हूँ। तो 7 2 14 बचेगा कितना? 6, देन 0, 7 8 56, ठीक है ना साहब, देन बचेगा 4, देन 1, 7 5 35, कितना बचेगा साहब? 6 बचेगा साहब, 6 बचेगा। तो सर ये 6 mod 7 है ना, 6 mod 7, क्या मैंने डिवाइड सही किया है? 7 2 14, 6, ठीक है, देन 0, 7 8 56 बचेगा 4, 1, 7 5 35, है ना, रिमाइंडर 6, ठीक है, 6 mod 7 आ गया। बिल्कुल सही है सर, आपकी बात समझ में आ गई। अब फिर मैंने सोचा इसका मतलब ये इम्प्लाई करता है कि अगर ये टर्म उधर चली जाएगी तो इधर लेफ्ट में क्या बचेगा? ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं छोटा छोटा, ठीक है ना। बेसिकली मेरे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इक्वेशन है x² दैट इज इक्वल टू, है ना, 2001 प्लस में y फैक्टोरियल, ठीक है ना साहब, ये इक्वेशन है। अभी अगर राइट हैंड साइड 6 mod 7 फॉर्मेट की है, यानी 7 से डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर देती है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड को भी ऐसा ही होना पड़ेगा। देन इट इम्प्लाइज दैट x² विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 7, ठीक है ना। अब मैं विचार करूंगा कि क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 6 दे सकता है या नहीं दे सकता, इस चीज़ पे मैं विचार करूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस चीज़ पे बात करते हैं कि क्या किसी नंबर का स्क्वायर है ना, तो मैंने अभी x का स्क्वायर किया ना, x जो है वो अगर 7 से रिलेटेड बात करूं तो अगर मैं बोलूं कि x 7q फॉर्मेट का हो तब क्या होगा, 7q + 1 फॉर्मेट का हो तब क्या होगा, 7q + 2 फॉर्मेट का हो अगर तो क्या होगा, 7q + 3 पे क्या होगा, 7q + 4 पे क्या होगा, 7q + 5 पे क्या होगा, और 7q + 6 पे क्या होगा ना। तो आप सोचेंगे कि 7q का स्क्वायर करोगे तो 49q² आएगा, उसको आप 7m की फॉर्मेट बोलोगे, है ना, यानी 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0, है ना। 7q + 1 फॉर्मेट को एक्सपेंड करेंगे तो 7m + 1 फॉर्मेट आएगा, 7q + 2 को एक्सपेंड करोगे तो 7m + 4 का फॉर्मेट आएगा, 7q + 3 का स्क्वायर करोगे तो जो फॉर्मेट आएगा वो फॉर्मेट आएगा 7m + 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 से डिवाइड 1 टाइम्स तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा। 7q + 4 तो 16, 7 से डिवाइड रिमाइंडर 2, 7q + 5 में 25 में 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4, 7q + 6 करोगे, 6 का स्क्वायर 36, 7 से डिवाइड करोगे 7 5 35, रिमाइंडर 1, 7m + 1 आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ से देखने में पता चला कि किसी भी नंबर के स्क्वायर जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है किससे, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा, 0 1 2 या 4 आएगा मॉड्यूलो 7 पे। यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में अगर आप 7 का डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर या तो 0 या 1 या 2 या 4, ये 4 में से कोई एक रिमाइंडर आ सकता है। अब अगर इन 4 में से कोई एक रिमाइंडर आ सकता है तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 6 आ रहा है ना, है ना। बट हम ये जानते हैं, लिखेंगे हम, बट हम ये जानते हैं क्या कि x² जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है किसके, है ना, 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 4, है ना, 0 1 2 या 4 मॉड्यूलो 7, ये होता है साहब, ठीक है ना साहब। which does not satisfy the above condition, satisfy the above condition, ठीक है साहब। तो आपको ये पता चल गया कि ये चीज़ ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती, यानी यहाँ से हमें पता चल गया देन इट इम्प्लाइज दैट कि y जो होगा वो कैन नॉट बी ग्रेटर और इक्वल 7, है ना, y 7 या उससे बड़ा नहीं हो सकता। और जैसे ही आपको ये बात पता चली कि y 7 या उससे बड़ा नहीं हो सकता तो आपको पता चल गया y का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इन 6 में से ही कोई एक वैल्यू है ना। तो आप दूसरे केस पे आ गए विच इज y इज लेस देन 7, और जैसे आप y इज लेस देन 7 पे आए तो x² दैट इज इक्वल टू 2001 प्लस y फैक्टोरियल था। आपने बोला इफ y इक्वल टू, है ना, कितना हो जाए, 7 से छोटा रखना है, तो y इक्वल टू अगर 6 हो जाए तो x² कितना हो जाएगा, 2001 प्लस में 6 का फैक्टोरियल 720 होता है, जोड़ा तो पता चला 2721 हो जाएगा, विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, which is not a perfect square, not a perfect square, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारे काम का नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला इससे। फिर मैंने किया y इक्वल्स टू, अगला केस y इक्वल टू क्या किया, अगर y इक्वल टू 5 हो जाए तो x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2001 प्लस में y फैक्टोरियल की जगह 5 रखेंगे, 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा साहब, 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा बताइए ज़रा, 5 फैक्टोरियल पे कितना हो जाएगा,
120 जोड़ेंगे तो पता चलेगा ये आएगा 21 है ना, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है साहब। फिर बात करेंगे इफ़ y इक्वल्स टू कितना हो जाए, 4 हो जाए। अगर y इक्वल्स टू अगर 4 हो जाए साहब, बात करो, अगर y इक्वल्स टू 4 हो जाए तो क्या होगा, तो साहब बात कर लेते हैं। अगर y इक्वल्स टू मान लो 4 हो जाए, है ना, तो एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2001 प्लस 4 का फैक्टोरियल विच इज 24, तो एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2025 हो जाएगा, है ना। 2025 परफेक्ट स्क्वायर होता है साहब, तो ये इंप्लाई करेगा कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का या फिर माइनस का 45, यानी आपको पता चलेगा y इक्वल टू 4 पे x का वैल्यू या तो 45 प्लस का या फिर माइनस का, तो x कॉमा y का जो सोल्यूशन मिलेगा वो मिल जाएगा या तो प्लस का 45,4 या फिर माइनस का 45,4, ये यहाँ से सोल्यूशन आ गया। y इक्वल टू 4 तक आ गए। अब y इक्वल टू 3 पे बात करेंगे, है ना। y इक्वल टू अगर 3 पे बात करूँ मैं, ठीक है ना, इफ़ y इक्वल्स टू कितना हो जाए, 3 हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2001 प्लस में 3 का फैक्टोरियल विच इज 6 विच इज 2007 विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना। इफ y इक्वल टू 2 रख दें अपन, ठीक है ना, अगर हम y इक्वल टू कितना रख दें साहब, 2 रख दें, तब क्या होगा, तब एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, भाई साहब बताओ, सोचो क्या होगा अरे 2001 प्लस में 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, जो कि 2003 देगा, विच इज प्राइम नंबर है ना, विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जिसकी वजह से अभी थोड़ी देर पहले कंफ्यूजन हुआ था। ठीक है, अगली बात, इफ y इक्वल्स टू 1 कर दें, ठीक है साहब, तब क्या होगा, सोचो जरा, y इक्वल टू अगर 1 कर दें तो क्या होगा, बताओ। y इक्वल टू 1 कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2001, ठीक है ना, प्लस में 1 का फैक्टोरियल विच इज़ 1, तो ये 2002 हो जाएगा, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो दी ओनली, है ना, दी पॉसिबल सोल्यूशन, पॉसिबल पेयर्स आर क्या क्या होंगे भाई, एक तो 45,4 और एक -45,4, ये पॉसिबिलिटी सॉल्यूशंस होंगे इस प्रॉब्लम के। होप सो आपको एक बहुत ही अमेजिंग सवाल समझ में आया होगा। और ये थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, सेलेक्टिंग करेक्ट मॉड विल प्रोवाइड यू द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन फ्यू सेकेंड्स, राइट, है ना। लिखने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन आइडिया पहले ही लग गया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होगा, तो आप सोचोगे, है ना। आप ये इतना नहीं लिखोगे, आप सिर्फ 7q नहीं लिखो, 7q 7q प्लस 1 7q प्लस 2 इन सबको नहीं लिखोगे, आप देखोगे कि 1 के स्क्वायर में 7 का भाग दिया तो 1 आता है रिमाइंडर, 2 के स्क्वायर यानी 4 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 उसमें 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 7 का भाग दोगे रिमाइंडर 2, 5 का स्क्वायर 25 7 का भाग दोगे 4, 6 का स्क्वायर 36 7 का भाग दोगे 1, तो ये पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं 0 1 4 2, है ना, ये 4 रिमाइंडर पॉसिबल हो सकते हैं। और वैसे अगर इधर 7 का भाग दे 2001 में तो क्या रिमाइंडर आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब 7 से बड़ा तो नहीं हो सकता, 7 से छोटे क्या क्या वैल्यूज हैं, 6 वैल्यूज हैं, हिट एंड ट्रायल, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ठीक है, एक और बढ़िया सवाल जो सिखाएगा कौन सी अप्रोच, वही अप्रोच जो इतनी देर से कोशिश चल रही है समझाने की, है ना। क्या चीज़ समझनी है, समझना है सिलेक्शन ऑफ मॉड, है ना, सिलेक्शन ऑफ मॉड, ठीक है साहब, मैटर्स अलॉट, ठीक है ना साहब, मैटर्स अलॉट, ठीक है साहब, बहुत मैटर करता है एक मॉड का सिलेक्शन, है ना। सही मॉड का सिलेक्शन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपके सॉल्व करवा देगा। ठीक है, कैसे सर, कैसे, जैसे ये प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम में हमने सोचा, बहुत विचार किया, है ना, 7 वाला मॉड भी ट्राई किया, मॉड 7 से भी ट्राई किया इस क्वेश्चन को, है ना, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट इफ m एंड n आर नेचुरल नंबर्स, m और n नेचुरल नंबर्स हैं, तो 3 की पावर m प्लस 3 की पावर n प्लस 1 कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये जो एक्सप्रेशन है 3 की पावर m प्लस 3 की पावर n प्लस 1, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है इस प्रॉब्लम में। ठीक है, तो क्या किया, कैसे करेक्ट मॉड पे ट्राई किया, कैसे करेक्ट मॉड वाली बात पे थोड़ा सा गेम खेला, वो बताते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने सोचा कि यार 3 की पावर m और 3 की पावर n, है ना, क्योंकि m और n नेचुरल नंबर है, तो हो सकता है m इवन हो, है ना, हो सकता है m ऑड हो सकता है n इवन हो सकता है n ऑड हो, है ना, 4 ही केस बनेंगे, है ना, दोनों इवन दोनों ऑड, एक इवन एक ऑड, फिर दूसरा इवन पहला ऑड, है ना, उल्टा कर दिया, 4 केसेस बन सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल। तो इन सब चीज़ों से पहले सोचा
कि अगर 3 की पावर इवन हो या फिर 3 की पावर 2k हो, है ना, 3 की पावर कितनी हो अगर 2k हो, है ना, तो पहले 2k नहीं लगाते हैं, पहले 3 की पावर 2 के लिए सोच लेते हैं। 3 की पावर 2 में अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ, है ना, 8 से डिवाइड करूँ, 3 की पावर 2 9 होता है, 9 में अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, है ना, ठीक है। तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि 3 की पावर जो 2k होगा, ठीक है ना साहब, वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, 1 मॉड्यूलो 8 के। बिल्कुल सही है सर, है ना, क्योंकि दोनों साइड पावर k रेस करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की पावर k 1 ही होगा, है ना। तो यानी 3 की पावर जब भी इवन रहेगी तो 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा। अब सर हाउ 8 केम इन योर माइंड, हाउ 8 केम इन योर माइंड, कैसे कैसे आया? बहुत सारे अलग अलग मॉड से ट्राई किया प्रॉब्लम को, उसके बाद में ये करेक्ट मॉड वाली सिचुएशन है ना, और वो बहुत सारे अलग अलग मॉड जो ट्राई करने में टाइम लगा ना वो वेस्ट हो गया प्रॉपर, और जब करेक्ट मॉड आया तो ये करेक्ट सोल्यूशन बना, ठीक है। क्या है कि 3 की पावर जब भी इवन होगी तो वो कॉन्ग्रुएंट होगी 1 मॉड्यूलो 8 से, और अगर मैं 3 की पावर ऑड लिखना चाहूँ ना, ऑड मतलब 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, 3 की पावर जो भी एटसेट्रा, है ना, तो मैं क्या करूँगा 3 की पावर 2k + 1 कर दूंगा, यानी इधर भी दोनों साइड 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों साइड क्या कर दूंगा 3 का मल्टीप्लाई। तो 3 के मल्टीप्लाई दोनों साइड करूंगा तो पता चलेगा कि 3 की पावर जब भी ऑड होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा 3 मॉड्यूलो 8 के, 3 मॉड्यूलो 8 के क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे 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 सर, इसमें दोनों साइड 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, बिल्कुल सही है। यानी जब भी यहाँ से दो चीज़ें सीखने को मिली है ना, है ना, यहाँ से जो लर्निंग्स है ना, यहाँ से जो लर्निंग्स हैं वो क्या है कि 3 की पावर जब भी इवन होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मॉड्यूलो 8 के, ठीक है सर, और जब भी 3 की पावर ऑड होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा 3 मॉड्यूलो 8 के, बिल्कुल सही है सर। अब इसका हमारे में क्या काम है, इस क्वेश्चन में इस चीज़ का क्या काम है, तो बात कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या है ना, हम मान लेते हैं कि ये जो 3 की पावर m है और 3 की पावर n है प्लस में, और प्लस में 1 है, ये इक्वल है x² के, ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये x² के बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता तो इसके अपोजिट हम मान लेते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, और फिर इसमें गलती निकाल देते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से बोल देंगे कि नहीं हो सकता साहब। तो क्या किया, पहले मान लिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर के बराबर है ना, परफेक्ट स्क्वायर के बराबर है। अब क्या सोचें, अब हम सोचते हैं कि बाय टेकिंग मॉड्यूलो 8 बोथ साइड्स, ठीक है साहब, दोनों साइड्स में मॉड्यूलो 8 लिया, तो फॉर LHS की बात कर लेते हैं, फॉर LHS लेफ्ट हैंड साइड, है ना, कि अगर मैं 3 पावर m, अगर मैं 3 पावर m प्लस 3 पावर n प्लस 1 में डिवाइड करता हूँ, किससे, 8 से डिवाइड करता हूँ अगर, तो क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है ना। तो भाई देखो, अगर मान लो दोनों ही इवन हुए, ये भी इवन ये भी इवन, है ना, m भी इवन और n भी इवन, ये पहला केस, तब यहाँ से रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ से रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ पे 1 है, तो टोटल तीनों का रिमाइंडर 8 से डिवाइड करने पे 3 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3, ठीक है, ओके। अगर मान लो इनमें से दोनों में से 3 पावर m और 3 पावर n दोनों में से कोई एक जना, है ना, ऑड हो जाए, है ना, तो एक जना तो रिमाइंडर 1 दे रहा है, इवन वाला 1 देगा, ऑड वाला 3 देगा, और 1 तो 1 रहेगा ही, तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 1, यानी कितना हो जाएगा, 5 रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो m भी इवन हो जाए और n भी इवन हो जाए, तो 3 पावर m जो है उसमें, क्योंकि m इवन है तो 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 3, है ना, मतलब दोनों ऑड हो जाए, सॉरी नॉट इवन, दोनों ऑड हो जाए ना, ये भी ऑड ये भी ऑड, तो यहाँ से रिमाइंडर 3, यहाँ से रिमाइंडर 3, यहाँ से रिमाइंडर 1, तो 3 + 3 + 1 कितना रिमाइंडर आएगा, 7 आएगा, ठीक है, मॉड्यूलो 8। अब ये बात कुछ लोगों को पचेगी नहीं, तो मैं इधर बता रहा हूँ उस चीज़ को एक्सप्लेन करके, ठीक है भाई। आपको पता है 3 पावर m का रिमाइंडर क्या हो सकता है भाई, अगर इवन हुआ सर, अगर ये इवन हुआ तो रिमाइंडर 1, और अगर ऑड हुआ तो रिमाइंडर 3, है ना, मॉड्यूलो 8, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 3 पावर n का क्या होगा सर, ये भी डिपेंड करता है ना, अगर इवन हुआ तो 1 और ऑड हुआ तो 3, मॉड्यूलो 8, ठीक है। तो सर दोनों को जोड़ देते हैं, 3 पावर m + 3 पावर n का क्या क्या रिमाइंडर हो सकते हैं, ठीक है ना। जब दोनों ऑड होंगे, दोनों इवन होंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है सर, और जब एक इवन एक ऑड होगा तो एक में रिमाइंडर 1 एक में रिमाइंडर 3, तो रिमाइंडर 4 हो जाएगा, और जब दोनों ऑड हो जाएंगे तो 3 + 3 रिमाइंडर 6 हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, मॉड्यूलो 8। फिर मैंने बोला दोनों साइड्स में 1 ऐड कर देता हूँ, तो इधर 1 ऐड किया तो 3 पावर m + 3 पावर n + 1 हो जाएगा, और इधर क्या होगा, 2 में 1 ऐड होगा 3, या फिर 4 होगा तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, या फिर 6 होगा तो 6 में 1 ऐड करेंगे 7, मॉड्यूलो 8,
यानी मुझे ये पता चला कि 3 पावर m प्लस 3 पावर n प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट होगा 3 या 5 या 7 मॉड्यूलो 8 के। यानी ये जो एक्सप्रेशन है ना साहब, इसमें 8 से भाग देने पर या तो रिमाइंडर 1 आएगा, सॉरी या तो रिमाइंडर 3 आएगा, या फिर रिमाइंडर 5 आएगा, या फिर रिमाइंडर 7 आएगा। ये 3 रिमाइंडर पॉसिबल है। अब चेक करते हैं कि किसी परफेक्ट स्क्वायर में है ना, अब चेक करेंगे RHS है ना, फॉर राइट हैंड साइड, फॉर राइट हैंड साइड। अब चेक करेंगे कि किसी परफेक्ट स्क्वायर में, जो कि ये क्वांटिटी एक्स स्क्वायर के बराबर है। अब चेक करेंगे किसी परफेक्ट स्क्वायर में अगर 8 से भाग दिया जाए तो क्या क्या रिमाइंडर हो सकते हैं। तो अभी मैं सोचूंगा सबसे पहले कि मान लेते हैं कि वो जो एक्स स्क्वायर है ना, वो पहले 8q प्लस 1, 8q प्लस 2, 8q प्लस 3, 8q प्लस 4, 8q प्लस 5, 8q प्लस 6, 8q प्लस 7 है ना, इनमें से किसी फॉर्मेट का हो सकता है साहब। तो जब उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना साहब, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आती हैं उन पे बात कर ली जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बात की हमने 8q पे, है ना। 8q का स्क्वायर करेंगे तो 64q स्क्वायर, जो कि कौन सी फॉर्मेट में है, 8m की फॉर्मेट में है। अगला वाला बस लास्ट टर्म चेक करो, 1 का स्क्वायर 1 तो रिमाइंडर 1 आएगा 8 से डिवाइड करने पे, 2 का स्क्वायर 4 तो 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आएगा। अगर 3 का स्क्वायर देखें 9 तो 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, 9 में 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो 8m प्लस 1। 4 का स्क्वायर 16 तो 8 से डिवाइड करने पे 16 में रिमाइंडर 0 होता है, तो 8m फॉर्मेट होगा। 5 का स्क्वायर 25, 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना देगा, 1 देगा। 6 का स्क्वायर 36, 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 देगा ना। और 7 का स्क्वायर 49, 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 देगा, है ना। अच्छा, यानी एक्स स्क्वायर जो होता है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, 8 से डिवाइड करने पे, बताओ भाई, मॉड्यूलो 8। 8 से डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 या फिर 1 या फिर 4, यही है ना, यही रिमाइंडर है हर जगह, 0 1 4 0 1 4 0 1 4। तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा या फिर 4 आएगा, इन तीनों में से कोई एक रिमाइंडर आएगा। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही आ रहा है ना, 3 5 7 है ना, हाँ, विच डज नॉट मैच विद किससे मैच नहीं होता साहब, LHS। सो इट इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाई करेगा, इम्प्लाई करेगा कि 3 पावर m प्लस 3 पावर n प्लस 1 कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, होप सो आपको ये करेक्ट मॉड पहचानने वाली अप्रोच थोड़ी सी समझ में आई होगी, ठीक है। यही प्रोसेस हमने, है ना, अलग अलग नंबर्स के साथ ट्राई किया, और हमें पता है कि ज़्यादातर, है ना, 10 12 15 17, ये जो प्राइम नंबर्स है ना, बेसिकली 17 13, है ना, 11, कई बार 7, कई बार 5, कई बार 3, है ना। सबसे पहले प्राइम नंबर्स पे ट्राई करते हैं। प्राइम नंबर तो नहीं, अगर प्राइम नंबर पे नहीं है तो कॉम्पोजिट नंबर, 2 की पावर्स, 3 की पावर्स, इनके ऊपर थोड़ा हम जाते हैं मॉड्यूलो सेलेक्ट करने की तरफ, ठीक है। चलिए, तो यही अप्रोच हम फॉलो करते हैं करेक्ट मॉड निकालने के लिए, ठीक है। होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है, ठीक है। दिस इज अगेन एन अमेजिंग प्रॉब्लम, है ना, डायोफेंटाइन इक्वेशन, है ना। क्या कहता है क्वेश्चन, यहाँ पे जिस प्राइम की बात कर रहा था वो प्राइम यहाँ पे है 2003, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ऑल ट्रिपलेट्स ऑफ x, y, z ऑफ इंटीजर्स सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस। लेफ्ट में क्या है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। क्या होता है ये एक बहुत बड़ी वाली आइडेंटिटी होती है, 9th क्लास में पढ़ाई जाती है ना। और अगर इसको आप चाहें तो एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन को देखते ही जो सबसे पहला काम करने का मन करेगा वो ये करेगा कि सर इसको फैक्टराइज कर देते हैं। तो इसको फैक्टराइज करके क्या बनेगा, तो सर वो बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, पहले लिख ही लेते हैं, x³ प्लस y³ प्लस z³, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, राइट, है ना। दैट इज इक्वल टू 2003, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। तो इसको एक्सपैंड किया मैंने, तो इसको एक्सपैंड करूंगा तो क्या आएगा बताओ। इसको एक्सपैंड करने पे आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 2003, ठीक है। और इसी चैनल का सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो, है ना, उसको आप ध्यान से देखेंगे स्टार्टिंग के 15 मिनट, तो आपको पता चलेगा एक चीज़ पे बहुत जोर दिया हुआ है कि ये वाली चीज़ जो है ना, ये कुछ बन जाती है ना, इसका कुछ ना कुछ बन सकता है ना। क्या बन सकता है, क्या बन सकता है इसका, अगर इसका कुछ बन सकता है तो क्या बन सकता है। तो सिखाया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ना, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, दैट कैन बी रिटन एज हाफ, है ना, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर,
हाँ, अमेजिंग प्रॉब्लम्स इस पर्टिकुलर है ना सब्स्टिट्यूशन से बहुत आसानी से पकड़ में आ जाती है ना। वही सेम चीज़ उठा के यहाँ पे रखी मैंने, तो पता चला क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई में है ना इस पूरे की जगह है ना मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, हाफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया सर। ओके, दैट इज इक्वल टू 2003। अब आगे क्या करें सर, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या मिला है, हमें राइट हैंड साइड में मिला है एक प्राइम नंबर, तो हमारा थॉट प्रोसेस कहता है क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर हैं, पहला फैक्टर ये है और ये दूसरा फैक्टर ये है ना, ये दो फैक्टर हैं सर हमारे पास। कितने फैक्टर हैं? दो फैक्टर हैं। इन दो फैक्टर्स के दो रिजल्ट होंगे, क्योंकि एक्स वाई जेड क्या है, इंटीजर्स हैं, तो दो फैक्टर्स के सर दो रिजल्ट होंगे। यहाँ से एक इंटीजर मिलेगा, यहाँ से एक इंटीजर मिलेगा, है ना। यहाँ से क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा, ठीक है ना साहब, और यहाँ से भी एक इंटीजर मिलेगा। सर जो दो इंटीजर मिलेंगे आपके हिसाब से, है ना, उन दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया 2003, जो कि प्राइम नंबर है। यानी उसको अगर दो इंटीजर की फॉर्मेट में ब्रेक करना हो तो उसके दो ही तरीके हैं, है ना, या तो 1 इंटू 2003 है ना, या तो 1 इंटू 2003 या फिर 2003 इंटू 1। तो सर यहाँ से सिर्फ दो चीज़ दिख गई कि या तो पहला केस, पहला ब्रैकेट 1 हो, दूसरा ब्रैकेट 2003 हो, या फिर दूसरा केस कि अगर पहला ब्रैकेट 2003 हो और दूसरा ब्रैकेट 1 हो। दो केस दिख गए सर, दोनों पे विचार कर लेते हैं ना, दोनों पे विचार कर लेते हैं। लेकिन विचार करने से पहले कुछ चीज़ें और भी दिमाग में आ रही हैं, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले विचार किया, केस 1 बनाया, है ना, केस 1, है ना। एक बच्चा बोलेगा सर नेगेटिव भी तो हो सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर थोड़ी ना लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है क्या, नेगेटिव भी तो हो सकते हैं सर। -1 माइनस 2003 और माइनस 2003 -1, तो चार केस बन सकते हैं ना, दो ही केस क्यों बनेंगे, इसी चीज़ पे मैं आ रहा था, है ना। तो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ना, इससे कुछ समझ में आएगा। दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी तीन नॉन नेगेटिव चीज़ों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी नॉन नेगेटिव मिलेगा। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। और अगर ये 0 या पॉजिटिव है ना, यानी ये जो इंटीजर है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। अच्छा, यानी ये जो इंटीजर है ये नेगेटिव नहीं है ना। अगर ये नेगेटिव नहीं है, फॉर श्योर आप बोल सकते हो कि ये चीज़ नेगेटिव नहीं है, तो ये चीज़ के बारे में क्या बोलोगे, ये चीज़ के बारे में क्या बोलोगे बताओ। ये चीज़ भी नॉन नेगेटिव ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर दो चीज़ों को मल्टीप्लाई, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगी या दोनों नेगेटिव होंगी। अब इनमें से इसने तो मना कर दिया कि मैं तो नेगेटिव नहीं हूँ, तो कौन नेगेटिव हो सकता है? ये नेगेटिव बिल्कुल नहीं हो सकता, इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा तो फिर दो ही केस बने, 1 इंटू 2003 और 2003 इंटू 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा इस चीज़ पे विचार कर लेते हैं, केस 1 बना लेते हैं कि अगर मान लो मैं बोल दूं, ठीक है ना साहब, कि x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 1 हो जाए, है ना, एंड है ना हाफ x माइनस वाई होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड होल स्क्वायर और z माइनस एक्स होल स्क्वायर, है ना, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाए, 2003 हो जाए। क्या लगता है, आप बताओ। जब मैंने बोला कि ये चीज़ नॉन नेगेटिव है, ये चीज़ क्या है, नॉन नेगेटिव है ना, यानी ये चीज़ का रिजल्ट नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो ये चीज़ का रिजल्ट नेगेटिव कब नहीं होगा, जब ये कुछ ना कुछ ऐसे इंटीजर्स होंगे जो सिंप्लीफाई होके पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे होंगे ना, और पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे होंगे तो डेफिनेटली 1 कैसे रिजल्ट आ सकता है, सोचो 1 कैसे रिजल्ट आ सकता है। अगर 1 रिजल्ट देना है तो इन दोनों तीनों में से कोई एक नंबर ऐसा होगा जो बाकी दोनों के रिजल्ट्स को, है ना, मतलब 1 बना दे रहा है, यानी दोनों तीनों में से एक नंबर नेगेटिव हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे हम सोचेंगे कि क्या हम 2003 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4006 जो है उसको 3 परफेक्ट स्क्वायर के सम में लिख रहे हैं क्या, लिख सकते हैं क्या। देखो अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अगर इस तरीके से इसको लिखूँ और ये 4006 हो जाए, है ना, तो फिर क्या विचार आएगा दिमाग में, दिमाग में ये विचार आएगा कि 4006 जो है ना, वो 3 परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मेट में ब्रेक किया जा सकता है। सोचेंगे फिर, है ना, और फिर पता चलेगा कि नहीं, है ना, नहीं कर सकते, है ना, नहीं कर सकते, है ना। और अगर कर भी पाएंगे तो ये वाली कंडीशन उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली फुलफिल नहीं होगी, तो यहाँ से नो सोल्यूशन, ठीक है।
अच्छा जी सर, आपने बोल दिया नो सॉल्यूशन, तो ठीक है नो सॉल्यूशन। फिर अब बात करेंगे सेकंड केस पे ना, केस नंबर 2 पे, केस नंबर 2 पे, ठीक है। केस नंबर 2 पे क्या बात करेंगे ना, केस नंबर 2 पे बात करेंगे तो पता चलेगा कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है, ठीक है ना सर, x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो कितना हो जाएगा सर, वो 2003 हो जाएगा। और जो आपने लिखा हुआ था हाफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, सॉरी x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ जो है ना सर वो 1 के बराबर हो जाएगी, यानी ये 2 उधर चला जाएगा, तो पता चलेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे एक बात पता है कि ये 3 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, है ना, उन तीनों का सम 2 आ रहा है। परफेक्ट स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अगर मेरे पास 2 आ रहा है ना, तो ये तो हो नहीं सकता कि किसी एक ब्रैकेट का स्क्वायर 2 हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कोई 2 जगह से मेरे पास यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1 आ रहा होगा और यहाँ से 0 आ रहा होगा, तभी रिजल्ट 2 आ सकता है। तो फिर सोचा और सोचने से पता चला कि अगर यहाँ से रिजल्ट मैं मान लूँ 1 आ रहा है, यहाँ से रिजल्ट 1 आ रहा है और यहाँ से रिजल्ट 0 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर जब 0 के इक्वल होगा तो z माइनस एक्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 विल इम्प्लाई दैट z एंड x आर इक्वल। क्या इंप्लाई करेगा, z और x क्या होंगे, बराबर होंगे। और जैसे ही ये बात आप मानने को तैयार हो गए तो मैं अगला स्टेप लिखूंगा, मैं बोलूंगा कि ये इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि इधर या तो x और y बराबर होंगे। अगर मान लो मैं इसको 0 दे दूं तो या तो x और y बराबर होंगे, या फिर y और z बराबर होंगे, या फिर z और x बराबर होंगे, है ना। 3 केसेस हो जाएंगे सर, 3 केसेस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर y और x बराबर होंगे, है ना, जैसे मान लो इसको 0 दे दिया तो y और x बराबर अगर हो गए तो z किसके बराबर होगा भाई, अगर y और x बराबर हो गए तो y माइनस एक्स तो 0 हो जाएगा, और y माइनस जेड जो है उसको 1 होना है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए z को y से एक ज़्यादा या एक कम होना पड़ेगा, ताकि माइनस करे तो रिजल्ट जो भी आए वो प्लस माइनस 1 आए, ताकि उसका स्क्वायर 1 हो जाए, है ना। यानी बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, पहले ही केस की बात कर देता हूँ, ठीक है ना साहब, पहले ही केस की बात कर देता हूँ, ठीक है ना साहब। मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर 0 हो जाए, ये अगर 1 हो जाए और ये अगर 1 हो जाए, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर 0 के बराबर करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास में, x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, y हो जाएगा ना। साथ ही साथ y माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना किया, 1, तो y माइनस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू जेड प्लस माइनस 1 हो जाएगा। और x और y बराबर थे तो x बराबर y बराबर z प्लस माइनस 1 हो जाएगा, पहला केस, ठीक है ना। पहला केस क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड प्लस माइनस 1। दूसरा केस हो जाएगा y इक्वल टू जेड इक्वल टू एक्स प्लस माइनस 1, और तीसरा केस हो जाएगा z इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई प्लस माइनस 1। क्या आपको ये समझ में आया 3 केस कैसे बनेंगे, जब मैं पहले वाले ब्रैकेट को 0 दे रहा हूँ तब पहला केस, दूसरे वाले ब्रैकेट को 0 दे रहा हूँ तो दूसरा केस, और तीसरे वाले ब्रैकेट को 0 दे रहा हूँ तो तीसरा केस, है ना। यानी केस 1 और केस 2 के बाद में केस 2 के 3 सब पार्ट्स होंगे, ठीक है। 3 सब पार्ट्स होने के बाद, 3 सब पार्ट्स होने के बाद अब आगे क्या विचार होगा, आगे विचार ये होगा ना साहब, देखो अगर मैं बोलता हूँ कि x और y बराबर हैं और वो बराबर है z प्लस माइनस 1 के, ठीक है ना, z प्लस माइनस 1 के, है ना, तो फिर मैंने सोचा कि ये जो x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 2003 है ना, इस पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेते हैं ना, जब z प्लस 1 के बारे में सोचेंगे तो तीनों साइड्स में प्लस 1 करेंगे हम, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2004 हो जाएगा, दोनों साइड में 1 ऐड कर दिया। अभी आपको पता है x की जगह x रखा, y की जगह भी x रख दिया, y की जगह भी x रख दिया, और z प्लस 1 की जगह पे भी x रख दिया ना, तो 3x इक्वल टू 2004 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 2004 अगर है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18 2, 3 6 18 2, 3 8 24, तो x का वैल्यू 668 आएगा। तो ये इंप्लाई करेगा कि y का वैल्यू भी 668, क्योंकि x और y बराबर है और वो बराबर है z प्लस 1 के, तो z प्लस 1 भी 668, तो z का वैल्यू प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1, तो 667 आ जाएगा। तो पहला सोल्यूशन आ जाएगा x, y, z, है ना, ये आ जाएगा 668, 668, 667, ठीक है। अच्छा जी, ये बात तो सर समझ में आ गई, लेकिन ये तो z प्लस 1 लिया ना सर, तब आपने आया, है ना। अगर मान लो सर माइनस 1 लेते हैं ना, अगर मान लो सर माइनस 1 लेते हैं ना, इसी में इसी स्टेप के बाद, है ना,
-1 लेते हैं, यानी x प्लस वाई प्लस जेड है ना, दोनों साइड में -1 करते हैं, यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे 2003 में से भी -1 तो 2002 बचता। तो z-1 को भी अपन x लिखते, y को भी x लिखते और x तो x है ही, दैट इज इक्वल टू 2002 हो जाता। तो 3x दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2002। तो x इक्वल टू कितना हो जाता 2002 के अपॉन में 3, आपको भी पता है विच इज नॉट एन इंटीजर, तो विच विल नॉट प्रोवाइड एनी सोल्यूशन। तो हमें z+-1 या x+-1 या y+-1 लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ +1 वाला ही केस लेना पड़ेगा। -1 वाला केस विल नॉट प्रोवाइड एनी सोल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारा पहला सोल्यूशन आया, अगर ये वाला केस लेंगे तो इसमें y और z बराबर हो जाएंगे और x+-1 हो जाएगा ना। तो उस सिचुएशन में दूसरा जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा x, y, z का दूसरे इस वाले केस से, तो वो क्या होगा भाई, इसमें y और z बराबर होंगे तो y और z 668 हो जाएंगे, ठीक है ना साहब, और x कितना हो जाएगा x 667 हो जाएगा। और अगर थर्ड वाला केस कैरी करूं तो जिसमें x और z बराबर होंगे तो x की जगह 668 हो जाएगा, z की जगह 668 हो जाएगा और y की जगह पे 667 हो जाएगा। तो बेसिकली ये तीन क्या होंगे, तीन ट्रिपलेट्स होंगे जो इस कंडीशन को वेरीफाई करवाएंगे, इस कंडीशन को सही करवाएंगे, ठीक है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत शानदार सवाल। इसमें 3 आंसर पॉसिबल हैं, ठीक है ना, 3 ट्रिपलेट इसका आंसर होगा, 3 होगा इसका आंसर। बहुत शानदार सवाल था ये। बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट सवाल का, ठीक है। लास्ट सवाल पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक और अमेजिंग सवाल है ना, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट ऑड प्राइम फैक्टर ऑफ 2019 की पावर 8 + 1, है ना। क्या कह रहा है कि हमें 2019 की पावर 8 + 1, ये जो एक नंबर है इसका सबसे छोटा ऑड प्राइम फैक्टर बताना है, ठीक है। मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अगर 2019 की पावर 8 + 1 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उस प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे छोटा ऑड प्राइम फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, इस पर बात करनी है, ठीक है। अगर ये सिर्फ ऑड ना पूछता, है ना, सिर्फ लीस्ट प्राइम फैक्टर पूछता तो ये कितना आसान क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि देखो 2019 क्या है, 2019 ऑड नंबर है, ऑड नंबर की पावर कितनी भी हो, ऑड जब ऑड से मल्टीप्लाई होगा रिजल्ट ऑड ही देगा, और उस ऑड में 1 ऐड करते तो रिजल्ट इवन आता है ना, और इवन नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होता है। तो अगर सिर्फ लीस्ट प्राइम फैक्टर पूछता, ऑड नहीं पूछता, तो आंसर 2 हो जाता। लेकिन इसने लीस्ट ऑड प्राइम फैक्टर पूछा है, मतलब ये क्वेश्चन में हमारी मुश्किलें बढ़ाने वाला है ना। ये IIME 2019 का सवाल है ना, ठीक है। बात करते हैं इस पर कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले सोचा कि जो हमें क्वेश्चन ने पूछा है उसको अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं ना, ठीक है ना साहब। लेट मान लिया कि n बी द रिक्वायर्ड, ठीक है ना, रिक्वायर्ड लीस्ट ऑड प्राइम फैक्टर, ठीक है ना, ऑड प्राइम फैक्टर मान लिया ये है ना, ठीक है साहब, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हमें मान लिया कि n जो है वो लीस्ट, जो हमारा रिक्वायर्ड ऑड प्राइम फैक्टर है वो है n, ठीक है। मतलब ये चीज़ फिक्स है कि अगर उसका प्राइम फैक्टर ही है तो n डेफिनेटली डिवाइड करेगा 2019 की पावर 8 + 1 को, है ना। तो इस चीज़ को कुछ लोग बोलेंगे कि सर ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2019 की पावर 8 + 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो n। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ऐसे लिख सकते हो आप कि n से अगर इसमें डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। फिर एक बच्चा बोलेगा कि सर +1 उठ के इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। यहाँ पे -1 मॉड्यूलो n हो जाएगा। सर क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो आपने सिखाया है जब भी नेगेटिव आ जाए तो दोनों साइड्स का स्क्वायर कर लो, पॉजिटिव बना लो, है ना, ठीक है। तो 2019 की पावर 8 उसका भी स्क्वायर और -1 का भी स्क्वायर, है ना, दैट इज मॉड्यूलो n, ठीक है ना। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि 2019 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16 हो जाएगा, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो n हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। अभी हमें ये पता है कि n जो है ना वो एक प्राइम नंबर है, n क्या है, एक प्राइम नंबर है। और जैसे पता है कि n प्राइम नंबर है और ऐसा कोई एक रिलेशन दिख रहा है तो सीधा फर्मेट लिटिल थ्योरम दिमाग में आ जाती है ना। क्या है दिमाग में आता है, थॉट प्रोसेस क्या कहता है, थॉट प्रोसेस क्या कहता है, सोचने का तरीका। बैकएंड में दिमाग में एक बात चल रही है कि a⁻p - 1 जो होता है ना सर वो कॉन्ग्रुएंट होता है 1 मॉड्यूलो p के, है ना, फर्मेट्स लिटिल थ्योरम, है ना, ठीक है सर।
पी क्या होता है, पी प्राइम होता है, और क्या होता है, और जो ए और पी है ना, ये दोनों का जीसीडी 1 होना चाहिए। अब सोचेंगे 2019 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्या? 2019 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चेक करते हैं 2019 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से प्राइम नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 3 से डिवाइड किया, 3 6 ज़ा 18 बचेगा 2, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9 और 673 आ गया। अब उसके बाद में इसमें कौन से प्राइम नंबर का डिवाइड जाएगा, है ना? 3 का तो नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का डिवाइड नहीं जाएगा, है ना? 11 का डिवाइड नहीं जाएगा, ठीक है, 13 का डिवाइड नहीं जाएगा, 17 का डिवाइड नहीं जाएगा, 17 का डिवाइड भी नहीं जाएगा, और 19 का डिवाइड जा सकता है क्या? 19 का डिवाइड सोचते हैं, 673 में 19 का डिवाइड जा सकता है क्या? तो 19 3 ज़ा 57 बचेगा 10 103, तो 19 5 ज़ा 95, 19 से भी नहीं जाएगा ना। 23 से डिवाइड जा सकता है क्या? 23 से 30 टाइम्स जो होता है ना, 23 का 3 टाइम्स 69, 30 टाइम्स 690, 690 में से 23 माइनस करोगे, ये नहीं बचेगा ना, तो 23 से भी डिवाइड नहीं जाएगा। और 24 का स्क्वायर 676 होता है, तो 23 तक के प्राइम नंबर इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब ये खुद अपने आप में एक प्राइम नंबर है ना। तो बेसिकली इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, है ना, सिर्फ 3 आ रहा है और 673 दो नंबर आ रहे हैं ना, हाँ, और कोई प्राइम नंबर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो बेसिकली पी आना चाहिए ना अपना, वो 3 नहीं आना चाहिए और 673 नहीं आना चाहिए, दोनों आंसर नहीं होंगे ना। उसके अलावा अगर कोई और आता है तो फर्मेट्स लिटिल थ्योरम की नज़र से इस चीज़ को हम देख सकते हैं। और अगर इस चीज़ को फर्मेट्स लिटिल थ्योरम की नज़र से देखूं तो क्या नज़र आता है बताओ ज़रा, है ना, कि यहाँ पे वैसे a टू द पावर p माइनस 1 जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है 1 मॉड्यूलो p से ना, हाँ, ओके। तो इसका मतलब ये है कि ये जो p माइनस 1 है ना, अगर मैं p की जगह n लिख दूं, है ना साहब, अगर मैं p की जगह n लिख दूं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर फर्मेट्स लिटिल थ्योरम लग जाए तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि n माइनस 1 जो है ना, वो या तो 16 होना चाहिए या फिर 16 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है साहब, है ना। तो इट इम्प्लाइज दैट, है ना, कि n माइनस 1 कैन बी, है ना, 16 और अ मल्टीपल ऑफ 16, ठीक है साहब, ठीक है ना साहब। तो n माइनस 1 जो है वो या तो 16 हो सकता है या फिर 16 का कोई मल्टीपल हो सकता है। तो अभी हमने इस अप्रोच के बाद सोचना शुरू किया कि अगर मान लो n माइनस 1, ठीक है ना, सबसे पहले केस 1, ठीक है, केस 1 पे बात की कि अगर n माइनस 1 16 हो जाए तो n इक्वल टू 17 हो जाएगा, है ना, विच इज प्राइम नंबर। दैट्स वाई वी आर स्टार्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम यूजिंग 17, n इक्वल टू 17 लेके कोशिश की कि क्या अगर n 17 हो, है ना, तो क्या 17 इस नंबर को डिवाइड कर सकता है, चेक करते हैं। तो 2019 की पावर 8, है ना, प्लस 1 जो लिखा हुआ है उसको हटाते हैं, प्लस 1 को एक बार के लिए, इसको चेक करते हैं कि इसमें अगर 17 का भाग दें तो क्या रिमाइंडर आएगा, ठीक है, इस चीज़ को चेक करते हैं ना। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए थॉट प्रोसेस को मिटाना पड़ेगा, है ना, थॉट प्रोसेस को मिटा देते हैं या फिर यहाँ चेक करते हैं ना, ठीक है, कि यार अगर इस चीज़ में 17 का डिवाइड करें तो पहले 2019 में ही 17 का डिवाइड कर लेते हैं, क्या रिमाइंडर आएगा, है ना, 17 1 ज़ा 17 कितना बचेगा, 3 बचेगा, 17 1 ज़ा 17 कितना बचेगा, 4 1, है ना, फिर 9, फिर 17 की टेबल इतनी आगे, है ना, 8 टाइम्स डिवाइड जाएगा, 8 7 ज़ा 56, 6 5, 8 1 ज़ा 8 एंड 5 13, 136 कितना बचेगा, 13 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ से रिमाइंडर 13 आ रहा है ना, 13 आ रहा है यहाँ से रिमाइंडर, है ना। तो अगर 2019 में 17 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर 13 आता है तो 2019 की पावर 8 में डिवाइड करेंगे तो 13 की पावर 8 आएगा, बिल्कुल सही है। अब सोचते हैं 13 की पावर 8 में अगर डिवाइड करें, है ना, 17 से 13 की पावर 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 13 की पावर 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है, तो 169 की पावर 4 हो जाएगा, उसमें 17 के भाग देंगे 169 एक बार, 17 से 10 बार डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस वन की पावर 4 यानी +1 हो जाएगा, मॉड्यूलो 17। मतलब मुझे ये समझ में आया कि 2019 की पावर 8 में अगर अपन डिवाइड करते हैं 17 से तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर 1 आता है ना, तो इस 1 को उधर फेंकेंगे तो 2019 की पावर 8 -1 जो होगा ना वो कॉन्ग्रुएंट होगा 0 मॉड्यूलो 17 से।
अब आपको पता है कि 2019 की पावर 8 -1 में अगर 17 का भाग जा रहा है तो उसके बाद कौन सा नंबर आएगा जिसमें 17 का भाग जाएगा, उसमें 17 ऐड करने पे आएगा। यानी ये नंबर जो होगा ना इसको तो 17 डिवाइड नहीं करता ना, विच इम्प्लाइज दैट 2019 की पावर 8 + 1 है ना इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 17 है ना। तो n कैन नॉट बी 17, n कैन नॉट बी 17, n 17 नहीं हो सकता, n को कुछ और होना पड़ेगा, n को क्या होना पड़ेगा, कुछ और होना पड़ेगा, 17 तो नहीं चलेगा। अब जब पता चला कि n को कुछ और होना पड़ेगा तो फिर हम मजदूरी में थोड़ा और आगे निकल गए, है ना। जब मजदूरी में थोड़ा और आगे निकले तो पता चला अपने अंदर का मजदूर जाग गया, ठीक है ना। तो फिर मैंने बोला कि अगर मान लो n-1 16 नहीं हो सकता तो 16 का कोई और मल्टीपल, तो 16 का मल्टीपल लिखते गए, है ना, कि 16 का मल्टीपल तो सर 32 भी हो सकता है, 16 का मल्टीपल 48 भी हो सकता है, 16 का मल्टीपल 64 भी हो सकता है, 16 का मल्टीपल 80 भी हो सकता है, और 16 का मल्टीपल 96 भी हो सकता है, 16 का मल्टीपल और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो एक एक के बराबर n-1 करते गए, और कोशिश ये है कि n जो आए वो प्राइम नंबर आए, है ना, ठीक है। तो जब 32 के बराबर रखा तो -1 उधर गया तो +1 हो गया, 33 हो गया, विच इज़ नॉट प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये वाला चीज़ हमें चेक ही नहीं करना। फिर n-1 = 48 किया तो -1 उधर गया तो n का वैल्यू कितना है 49, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, 7 का स्क्वायर है ना, ठीक है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है। -1 उधर गया 64 में तो n का वैल्यू कितना आया 65, ये भी प्राइम नंबर नहीं है ना। अच्छा जी, -1 उधर गया +1 तो n का वैल्यू 81, ये भी प्राइम नंबर नहीं है ना, विच इज़ नॉट प्राइम। फिर बात की 96 पे तो -1 उधर गया +1 तो n का वैल्यू 97 आया, ये प्राइम नंबर है। तो अभी कोशिश ये है कि n = 97 पे चेक करते हैं, क्या 97 से 2019 की पावर 8 + 1 डिविजिबल है या नहीं। अगर डिविजिबल है तो यही वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो कि ऑड प्राइम फैक्टर है किसका, 2019 की पावर 8 + 1 का। तो चेक करना शुरू किया, है ना, केस नंबर 2 से। केस नंबर 2 है ना, हमें लीस्ट चाहिए तो हम इसके आगे नहीं चेक करेंगे अगर ये काम हो जाए तो, है ना। तो मैंने किया 2019 की पावर 8 में चेक करना शुरू किया मॉड्यूलो 97 पे, है ना, ठीक है। तो अभी चेक करना तो आया नहीं, है ना, तो क्या सोचा कि सबसे पहले 2019 में ही 97 का डिवाइड करते हैं ना। 97 2 ज़ा 194, क्योंकि 3 है तो 6 हो जाएगा, 2 बार डिवाइड करने पे तो 7 बचेगा, 79 आ जाएगा यहाँ से, है ना। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ऑफकोर्स सही है ना। 79 की पावर 8 आ जाएगा ना। अब आगे क्या करें 79 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 79 का स्क्वायर निकालेंगे, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49 और 7 9 63 का डबल 126, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 8 6 14 4 1 13 इसमें ऐड गया तो 49 + 3 52 62 ना, 6241 आएगा। इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, कैलकुलेटर भी निकाल सकते हैं ना, ठीक है ना। 79 का स्क्वायर, ठीक है, कितना आया 6241, सही है अपना, सही है ना। तो अभी 6241 आया अपना, है ना। तो 79 का स्क्वायर 6241 आया, तो 6241 का पावर देखो, 79 के पावर 2 अंदर दे दिया तो बाहर 8 में से कितना पावर बचेगा 4 बचेगा, है ना। तो अभी 6241 में डिवाइड करते हैं साहब, 6241 में डिवाइड करते हैं किससे 97 से ना, 97 तो 97 × 6 कितना होगा, ठीक है 97 × 6 कितना होगा 582 है ना, 582 है ना। तो 18 इधर से बचेंगे, 24 उधर, 24 8 32 10 42। अच्छा 1 आगे, 97 से अब 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे ना, पहले 6 टाइम्स किया, ठीक है ना, अब 4 टाइम्स करेंगे, 4 7 28, 4 7 28, 8 2 4 9 36 एंड 2 38, ठीक है ना साहब। 11 में से 8 जाएंगे, 3 बचेंगे और यहाँ पे बचेगा 1, तो 41 में से 38 गए तो 3 बचेंगे, 33 आ गया ना। तो ये 33 की पावर 4 हो जाएगा मॉड्यूलो 97। अब 33 में डिवाइड करेंगे साहब किसका, 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089, 1089 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अच्छा जी, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, है ना, सोचते हैं। 1089 में बेसिकली 97 से डिवाइड करते हैं 1 टाइम्स, तो कितना बचेगा 3 और 8 11, 119। फिर 1 टाइम्स और डिवाइड करेंगे 97, तो 3 और 19 22 हो जाएगा, तो ये 22 का स्क्वायर हो जाएगा मॉड्यूलो 97। फिर 22 का स्क्वायर कितना होता है भाई 484 होता है, 484 में डिवाइड करो 97 का, है ना, 484 में 97 से डिवाइड करो, है ना। तो 5 टाइम्स डिवाइड करके देखते हैं, 5 7 35 5 है ना 3,
5 9 45 थी 48। अरे जस्ट एक बड़ा नंबर आ रहा है, यानी रिमाइंडर -1 होगा मॉड्यूलो 97। यानी इन शॉर्ट मुझे पता चल गया इस पूरे प्रोसेस से कि 2019 की पावर 8 जो है उसमें अगर आप डिवाइड कर रहे हो 97 से, तो रिमाइंडर कितना आता है साहब? रिमाइंडर आता है -1। तो -1 को इधर ले आओ, तो 2019 की पावर 8 + 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 0 मॉड्यूलो 97 के ना। यानी यहाँ से क्या समझ में आया कि 97 से इस नंबर में अगर डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आता है ना। इस नंबर में मतलब इस नंबर में अगर 97 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है साहब। और 0 रिमाइंडर आता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 97 ही वो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम फैक्टर है जिससे ये नंबर डिविजिबल है ना। तो इट इम्प्लाइज दैट रिक्वायर्ड लीस्ट ऑड प्राइम फैक्टर ऑफ 2019 की पावर 8 + 1 इज क्या होगा? 97 होगा। होप्स आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल समझ में आया होगा, है ना। क्या क्या लगा, क्या क्या सीखा, आज की बात कर लेते हैं, है ना। उसके बाद में एंड कर देंगे क्लास, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या क्या सीखा? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जीसीडी का सीखा, यूलर्स थ्योरम रिवाइज हुआ हमारा, ठीक है ना। यूलर्स थ्योरम बेसिकली हमारा रिवाइज हुआ, कॉन्ग्रुएंस ऑफ मॉड्यूलो का भर भर के यूज़ किया। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? इस क्वेश्चन में हमने डायोफेंटाइन इक्वेशन यूज़ की, करेक्ट मॉड का सिलेक्शन सीखा, है ना। उसके अलावा हमने परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ का बहुत भर भर के यूज़ किया। इस क्वेश्चन में भी करेक्ट मॉड के सिलेक्शन पे और परफेक्ट स्क्वायर पे बात की कि परफेक्ट स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, अगर 8 से डिवाइड करने पे परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या रिमाइंडर देगा, पिछले वाले में 7 से डिवाइड करने पे परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या रिमाइंडर देगा, ये चीज़ें कैसे, है ना, वेरी करती हैं क्वेश्चन में, वो चीज़ सीखी हमने। इस क्वेश्चन में क्या सीखा? डायोफेंटाइन इक्वेशन ही था, ठीक है, बट सामने प्राइम नंबर था, तो हमारे जो केस वर्क वाला जो फंडा होता है, केस वर्क वाला फंडा हमने इसमें सीखा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? इस क्वेश्चन में हमने फर्मेट्स-लिटिल थ्योरम का रिवर्स का यूज़, है ना। फर्मेट्स-लिटिल थ्योरम का कन्वर्स जो होता है वो ट्रू नहीं होता, ये हमें पता है, लेकिन कहीं पे अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो उसको फर्मेट्स-लिटिल थ्योरम की नज़र से हम देख करके हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़, है ना, अप्रॉक्सीमेट थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि क्या n-1 की वैल्यू हो सकती है, 16 या 16 का मल्टीपल हो सकती है, वहाँ से रिवर्स हमने इसको सॉल्व किया, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने आज सीखी इस पूरे सेशन में। होप सो आपको मज़ा आया होगा इस पूरे सेशन में, ठीक है ना। बहुत ही शानदार ये सेशन रहा। इसी टाइप के सेशन अगर और चाहिए कमेंट बॉक्स में भर दो फटाफट, है ना, लिख दो, बता दो क्या क्या चाहिए, किस किस टॉपिक पे क्या क्या आपको सेशन चाहिए, आप बता सकते हैं, है ना। विल डेफिनेटली, है ना, ट्राई की हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट।